हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। तो ये सेशन एक कंसर्न वाला सेशन है क्योंकि ये अभी रिसेंटली जो आईबीपीएस पीओ मेंस में हुआ है। अभी जो रिसेंटली जो स्टूडेंट्स के नंबर आए हैं हर एक सब्जेक्ट में, या फिर हम कोई भी सब्जेक्ट को देखें, ऐसा लग रहा था कि जब मैंने स्टूडेंट्स से बात करा तो ऐसा लग रहा था कि नंबर सिर्फ क्वांट्स में ही कम हुआ है। ठीक है ना, ऐसा लग रहा था कि नंबर सिर्फ क्वांट्स में ही कम हुआ है। अगर हम क्वांट्स के नंबर्स को जनरलाइज करें तो अगर मान लो कि किसी इंसान ने क्वांट में 20 नंबर किया है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन किसी ने नंबर पेपर में सॉल्व किया है, तो उसको नंबर 6 या फिर 7 या फिर ज्यादा से ज्यादा 8 मिला है। ठीक है, या फिर चलो 9 मिला है, उससे ज्यादा तो नहीं मिला है। अगर किसी ने 20 नंबर किया है तो उसको इस रेंज में नंबर मिला है, यानी कि 10 मार्क्स ऐसे ही कटा है। ठीक है, 10 मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइज करके मिनिमम रिडक्शन किया है। 10 तो मैं कम बोल रहा हूँ। हर एक कैंडिडेट का 12 से 13 नंबर डायरेक्ट रिड्यूस हुआ है। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट ने 30 मार्क्स किया है तो उसको मिला है 16, किसी ने अगर 31 किया है तो उनको मिला है 17, ऐसे कर करके रिडक्शन हुआ है। और ये सिर्फ क्वांट्स में नहीं, ये इंग्लिश में भी हुआ है। इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा नंबर रिड्यूस हुआ है। इंग्लिश का पेपर कुछ भी नहीं था, जब हमने पेपर एनालाइज किया था तो पेपर में कुछ भी खास नहीं था। थोड़ा सा टफ था बट डाउटफुल इंग्लिश नहीं था कि जो हम मॉक्स में देते हैं कि डाउट रह जाता है, वैसा डाउट नहीं था। टफ था, अगर आपको आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो अगर किसी ने इंग्लिश में 30 या फिर 31 नंबर किया है तो उसके नंबर को डायरेक्ट रिड्यूस करके 17, 18, 19 में रख दिया गया है। तो 17 एक बहुत अच्छा नंबर माना गया है इंग्लिश में इस पेपर को देख के। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस बार कैंडिडेट्स ने बहुत ज्यादा अच्छे से पेपर दिया था। पेपर टफ था, जो डिजर्विंग लोग थे वो भी आउट हो गए मेंस में। वो इसीलिए आउट हुए क्योंकि जस्ट बिकॉज उनका इंग्लिश और मैथ्स के वजह से, उन्होंने मैथ्स में अटेम्प्ट लिया था। अभी एक कैंडिडेट अगर मैथ्स में अटेम्प्ट ले रहा है, फिर भी अगर आप उसको सीट नहीं दे रहे हो तो फिर ये क्या बात है। मतलब अगर मान लो कि आप, कोई कैंडिडेट होता है, सपोज एक एक्स कैंडिडेट है, कोई भी कैंडिडेट है, वो अभी सोचता है कि उसका स्ट्रेंथ एरिया होता है। हमारा अभी 4 सब्जेक्ट होता है, इसमें क्वांट होता है, एलआर होता है, इंग्लिश होता है और करंट अफेयर्स होता है। ठीक है, तो अभी सपोज कोई कैंडिडेट क्वांट्स में स्ट्रांग है, क्वांट्स में स्ट्रांग है तो रीजनिंग में भी स्ट्रांग होगा। सपोज वो इंग्लिश में मॉडरेट है, इंग्लिश में अगर वो मॉडरेट है और अगर वो सीए में भी मॉडरेट है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को तो सिलेक्शन मिला ही नहीं है, मिला ही नहीं है। मतलब क्वांट्स में जिन्होंने अच्छा किया है उनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुआ है। सो ये बहुत ज्यादा गलत पॉइंट हो रहा है कि अगर किसी ने क्वांट किया है तो उनके साथ उनको मतलब नंबर इतना ज्यादा घटा दिया। आप नॉर्मलाइज कर रहे हो तो आप नॉर्मलाइजेशन को ऐसे करो कि किसी ने अगर क्वांट में अच्छा अटेम्प्ट किया है तो उसको क्वांट में ज्यादा दो, और उसको एटलीस्ट मेंस तो क्लियर करा दो। उनको मेंस भी क्लियर करने नहीं दिया है, जस्ट बिकॉज उनका मतलब जी जिस करंट अफेयर्स में अटेम्प्ट कम था, चलो इंग्लिश को भी हम स्ट्रांग मान लेते हैं। अगर कोई इंसान ये तीनों में भी स्ट्रांग है और करंट अफेयर्स उनको नहीं आता है तो उनको भी सिलेक्शन नहीं मिला है। और पता नहीं क्या हुआ है कि डेस्क्रिप्टिव पेपर में सबको मिला है। डेस्क्रिप्टिव तो इसका एआई चेक करता है, तो एआई के हिसाब से सबको डेस्क्रिप्टिव को जो इम्पोर्टेंस है, जो वेटेज है, वो इस पेपर में क्वांट से ज्यादा है। और ये बहुत ज्यादा गलत चीज हुआ है, बहुत गलत है ये चीज कि अगर एक डेस्क्रिप्टिव पेपर आपका मेंस डिसाइड कर रहा है, देन व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडिंग मैथ्स, what is the use of studying reasoning, what is the use of studying english for such a long duration of time। और अगर आप वहां पे जाके अगर आपको डेस्क्रिप्टिव लिख के अगर आपका मेन सिलेक्शन हो रहा है, मीन्स दैट इज ऑफ नो पॉइंट। ठीक है, उसका कोई कोई भी एग्जाम का जो करिकुलम होता है, जो सिलेबस होता है, जो मैथ्स एक सब्जेक्ट, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एक वेटेज होता है सब्जेक्ट का। जबकि आईबीपीएस में मैथ्स का इंपॉर्टेंस हमने सोचा था कि, मतलब हमने सोचा नहीं था बल्कि है, आईबीपीएस में मैथ्स का, आईबीपीएस पीओ में मैथ्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बट इन्होंने नंबर इतना कमा दिया कि मैथ्स का कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं रखा। पहले आप पेपर टफ बनाओगे, जो इंसान उसमें कर रहा है, जो स्किलफुल है मैथमेटिक्स में, वो कर रहा है उसमें, उसका भी आप नंबर घटा दोगे, तो फिर उस तरीके से तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। मतलब फॉर द टीचर्स भी ये एक डिबेट का पॉइंट है कि हम लोग, तो फिर हम एक्सपीरियंस को गाइड कैसे करें। हम एक्सपीरियंस को स्टार्टिंग से मैथ्स नहीं पढ़ा के फिर डेस्क्रिप्टिव टाइप करवाना शुरू करवा देते। डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश पढ़ा पढ़ा दो और डेस्क्रिप्टिव लिखना करा दो, और मैथ्स और रीजनिंग प्रीलिम्स में जितना लेवल आता है उतना ही रख दो। तो फायदा क्या है कि मैथ्स और रीजनिंग में अगर हम लोग मेंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, वहां पे दिमाग लगा के 1 से 2 घंटे तक हम टाइम दे रहे हो वहां पे मैथ्स और रीजनिंग में सॉल्व करने में, इतना दिमाग यूज करके, तो उसका फिर यूज क्या हुआ फिर पेपर में।
जबकि डिस्क्रिप्टिव तो यार क्लास 7-8 का बच्चा भी लिख देगा डिस्क्रिप्टिव, सबको लेटर लिखना आता है, तो कुछ पॉइंट ही नहीं है। मतलब इस बार जो आईबीपीएस पीओ में हुआ है दैट इज ए रियली ए पॉइंट ऑफ शेम, मतलब ऑन द बैंकिंग इंडस्ट्री। मतलब जिन लोग आईबीपीएस के ऊपर, ये बिल्कुल बहुत बड़ा शेम है कि आपने जिन लोगों को क्वांट्स आता है, जिन लोगों ने क्वांट्स एलआर में अटेम्प्ट किया है अच्छा, इवन इंग्लिश में अच्छा किया है, उन लोगों का नंबर आपने इतना ज्यादा रिड्यूस कर दिया कि उनको सिलेक्शन ही नहीं मिला। ये आप दिखाना चाहते हैं कि कट ऑफ तो सिर्फ 66 था फिर भी आप क्लियर नहीं किए। अरे ये जो पेपर था आईबीपीएस का, उसमें 90 से 100 लाने वाला पेपर है ये, तो उसमें से भी आप दे रहे हैं कि 67 68 दे के आप इतना ज्यादा रिड्यूस कर रहे हैं और फिर आप बोल रहे हैं कि 66 कट ऑफ है। ये तो बात गलत है ना। आप कट ऑफ को हाई रख के नॉर्मल कंपटीशन कराओ। अगर आपको ज्यादा इतना स्टूडेंट्स ही नहीं लेना है तो आप पेपर का लेवल और बढ़ाओ, फिर देखो कंपटीशन कराओ, पेपर का लेवल को और टफ करो। पेपर में आपने रीजनिंग इजी दिया ही क्यों, फिर आप रीजनिंग भी टफ दो, क्वांट्स टफ दे रहे आप रीजनिंग भी टफ दो, आप इंग्लिश और ज्यादा टफ दो, फिर देखो कौन सा कैंडिडेट का कितना ज्यादा वो है। हाउ कैन यू डिसाइड द फेट ऑफ ए कैंडिडेट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ए डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो कि डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ ऐसे एक लिखना होता है बच्चों जैसा, वो तो हम क्लास 10 में लिखते हैं। क्लास 10 में तो बच्चे को क्वांट्स करना नहीं आएगा ना, तो वहां से कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो हो ही नहीं रहा है। तो यही पॉइंट है। अभी ये सब तो हो गया, चलो जो हो गया सो हो गया। एवरी कैंडिडेट को बुरा लगा है, सबको दुख हुआ है इस चीज से, बट हम इसको लेके आगे तो सोच नहीं पाएंगे। तो हमारा क्या पॉइंट है कि ये वाला चीज एसबीआई में कैसे इफेक्ट करेगा, और इफेक्ट तो करेगा, जरूर करेगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम एसबीआई के लिए जब पढ़ेंगे, या फिर एसबीआई पीओ या जूनियर एसोसिएट आपने जो भी फॉर्म भरा है, नेक्स्ट जो मेजर एग्जाम है वो एसबीआई है और वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्स है, तो उसमें हम क्या करेंगे वो हमारा मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो पहला पॉइंट ये है, मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताता हूँ कि क्वांट्स में क्या करना है आपको। क्वांट्स में आपको कुछ नहीं करना है, बस मॉक पे डिपेंडेंट होके चले जाओ। ऑलिव बोर्ड बहुत अच्छा मॉक बनाता है क्वांट में, मतलब हर एक चीज में। तो आप अगर मॉक पे डिपेंडेंट होके आप चले जाओ, क्वांट्स में आपको और कुछ नहीं कर। अच्छा यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मेंस एग्जाम का, प्रीलिम्स का बात नहीं करेंगे, प्रीलिम्स तो चलो कुछ भी नहीं है। मेंस एग्जाम में क्वांट्स में जो मॉक होता है वो मॉक के ऊपर ही चले जाओ। आप आपको एडिशनल मेहनत करने का, अलग अलग बहुत कुछ करने का जरूरत नहीं है। क्वांट सीखो, मॉक के बेसिस में चले जाओ, ठीक है। एलआर में क्या करेंगे, एलआर में आप फुल्ली मॉक मॉक डिपेंडेंट हो जाओ, फुल्ली मॉक डिपेंडेंट। आपको टाइम स्पेंड करना है इंग्लिश में, इंग्लिश में टाइम स्पेंड करना है बहुत ज्यादा। मतलब आप मेजोरिटी ऑफ द टाइम इंग्लिश में स्पेंड करो, और एक सब्जेक्ट है जीके, जो करंट जीके एंड करंट अफेयर्स, इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट टाइम डिवोट करना है आपको, क्योंकि ये सब्जेक्ट कभी भी आपको धोखा नहीं देता है। आपको अगर पता है तो पता है, करेक्ट है, और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि मैंने जो देखा है अभी रिसेंटली जो ट्रेंड चल रहा है उसमें जीके में नॉर्मलाइजेशन इतना नहीं हो रहा है, जबकि क्वांट और रीजनिंग में तो मतलब आंख बंद करके ये लोग नंबर दे रहे हैं। शायद आईबीपीएस में जो लोग पेपर चेक कर रहे हैं वो फूक लेते हैं पेपर से पहले, फिर वो लोग चेक करने से पहले फिर वो लोग नंबर देके सबका नंबर रिड्यूस कर रहे हैं। तो वो चीज अभी वो क्या कर रहे हैं उससे हमको कुछ नहीं लेना देना, हमको पेपर निकालना है। तो आपको जो मेजर फोकस है ना, क्वांट और एलआर में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने का जरूरत नहीं है। अभी आप मे बी आप प्रीलिम्स का मॉक्स दे रहे हैं, बट एक टाइम आएगा जब आप प्रीलिम्स का मॉक्स से आप आगे चले जाओगे, तो फिर आपको ज्यादातर टाइम, मैक्सिमम ऑफ द टाइम जो है वो इंग्लिश में एंड जीके एंड करंट अफेयर्स में देना है। प्लीज नोट कि इंग्लिश और करंट अफेयर्स ही आपका पेपर का फेट डिसाइड करेगा, आपका जॉब डिसाइड करेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और कुछ भी डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। एसबीआई पीओ मेंस के लिए हम, चलो डिस्क्रिप्टिव भी है तो वो तो डिस्क्रिप्टिव में तो आपको दिख ही रहा है डिस्क्रिप्टिव क्या चल रहा है इनका, तो डिस्क्रिप्टिव को जाने दीजिए। बट जीके और करंट अफेयर्स और इंग्लिश, ये दो सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोकस दीजिए, तब आपका कोई भी मेंस क्लियर होने के लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। क्योंकि क्वांट और एलआर तो आपको दिख ही रहा है हो क्या रहा है, बट इंग्लिश और जीके में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इंग्लिश में हो भी जाए, जीके में तो कभी भी नहीं होगा। तो माई सजेशन टू एवरीवन कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम जीके और करंट अफेयर्स में डिनोट करें, करंट अफेयर्स के मॉक्स लगाए और करंट अफेयर्स का रीडिंग कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप रीडिंग में दीजिए और मॉक्स कीजिए करंट अफेयर्स का। यही एक सब्जेक्ट है जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा एज कम्पेयर टू दूसरा एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही है। मैं भी बहुत हाईली डिसअपॉइंटेड हूँ जो आईबीपीएस पीओ का जो नंबर आया है एक्सपीरियंस का, मैं चेक कर रहा था बहुत ज़्यादा नंबर्स, बट मतलब बहुत बुरा ही लग रहा है। क्योंकि देखो बहुत लोग 0.25 0.5 से मिस कर गए, और जिन्होंने ऑन द अदर हैंड जिन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है वो
डेस्क्रिप्टिव के बेसिस पे हो रहा है, कोई बात नहीं। जिन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है दैट इज ए वेरी गुड थिंग, बट आपका जो सिलेक्शन का जो प्रोसीड्योर है ना, जो सब्जेक्ट है जिसके बेसिस में आप सिलेक्शन कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। आप डेस्क्रिप्टिव में कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? एक क्लास 8 का बच्चा भी तो डेस्क्रिप्टिव लिख के चला जाएगा। क्या बात है यार, आप इतना इजी टॉपिक दोगे तो कोई भी लिख देगा। आप क्वांट्स को टफ बना रहे हैं, ये आप इसीलिए बना रहे हैं ना, आप उसमें चेक करना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स कैसा कर सकते हैं, स्टूडेंट्स कैसा करते हैं, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना ज़्यादा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एबिलिटी कितना ज़्यादा है। तो वो तो आप चेक ही नहीं कर रहे, तो दिस इज ए वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब इसीलिए मैं आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि जो भी ये वीडियो देख रहे, मोस्ट ऑफ द टाइम यू डिनोट टू करंट अफेयर्स इन जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश, और वो दोनों सब्जेक्ट ही आपको नैया पार करने में हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द सेशन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स।